हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा इतिहास जो 1870 से शुरू होता है दादा भाई नौरोजी से अब स्वतंत्रता तक है 1947 में हम पढ़ेंगे। सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपके सभी आंदोलन जो है कवर हो जाएंगे, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाना है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, बंगाल विभाजन हो, इसमें सब कुछ आपका है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी पहले वाली क्लासेस ना देखी उनको देख लें। और ये सभी क्लासेस आपको हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाएंगे, उसमें आपको सभी एक साथ मिल जाएंगी। तो लेटेस्ट स्टार्ट आवर क्लास। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दें। देखिए ये एक चित्र है भारत छोड़ो आंदोलन का। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। राष्ट्रवाद का उदय, भारत में कैसे हुआ राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म, अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद की जो शुरुआत की चेतना है वो सबसे पहले 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों के साथ दिखाई देने लगी थी। 1870 से 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना गहरी हो चुकी कि हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। अब इसमें जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम लोग केवल उसी को करेंगे। देखिए कौन कौन से प्राचीन संगठन बने थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरह के प्रमुख संगठन जो थे प्रारंभिक संगठन थे। आगे हम पढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा थी और सभी राष्ट्रवादियों का एक ही मकसद था कि अपने देश को स्वतंत्र कराना और हम संप्रभु हो सकें। संप्रभु शब्द का मतलब होता है हम अपने डिसीजन लेने में स्वयं हैं, स्वतंत्र हैं, हमें किसी की पाबंदी को नहीं झेलना है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। संप्रभु को सोवर्ण कहते हैं इंग्लिश में। ये संगठित धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में नतीजा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अब संप्रभु देखिए, संप्रभु अब इसमें आप स्वतंत्र हैं कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। नहीं तुम इस तरह की ड्रेस ही पहनोगे। तब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता जो होती है उसको संप्रभुता कहते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाता है कि संप्रभुता क्या है, संप्रभु क्या है, इसका मतलब क्या है। आगे है 1870-1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा हो गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। इन एक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, वैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार ही छीन लिया गया। आप कोई अधिकार नहीं रख सकते थे। तब आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हों उनको नोट कर लेना। इसके जरिए भारतीयों द्वारा अधिकार छीन लिए गए। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था। कब? 1878 में, जिसके तहत जो प्रेस की आज़ादी थी उसको बैन कर दिया था। हम कोई भी अखबार, कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता था। फिर 1883 में जब मैचिंग के लिए आते हैं, 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू किया। इसका भी विरोध हुआ था, ठीक है। इसको कहते हैं इलबर्ट बिल विवाद 1883। इलबर्ट बिल विवाद में था क्या, ये देख लीजिए। इलबर्ट बिल विवाद में यह था कि जो अंग्रेज न्यायाधीश थे उनकी तरह ही भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको भी अधिकार दिया गया था कि वो भी ब्रिटिशों पर मुकदमे चला सकते थे। फिर ये विवाद में हो गया बहुत, जिसका भारतीय इसके पक्ष में थे क्योंकि भारतीयों को अधिकार मिल रहे थे। भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, जो भी हमारे यहाँ के न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इलबर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883। आगे चलते हैं। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए हैं उनको हम देखेंगे। फिर हमारे कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके तहत 1885 में 28 दिसंबर 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था।
संगठन के प्रारंभिक सदस्य कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए NCERT है, सिलेबस फिक्स है, CTET में उसी से पेपर बनाना है, तो बार बार इसी को लैंग्वेज में करके घुमाते रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये नाम दे दिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो थे वो प्रारंभिक नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जवाहरलाल नेहरू का नाम रख दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अन्य प्रयाग बम्बई और कलकत्ता से जो लोग आए थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, दादा भाई नौरोजी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ये लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे गए थे। इतना इनके बारे में याद रखना। प्रचारक कौन होता है? जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठक में भाषण आदि के जरिए किसी बात विचार का प्रचार प्रसार करता है। देखिए जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो तीसरा सेशन था, तीसरी थी, उसके कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में। इसके आगे जे हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ना है। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, इनकी बुक प्रसिद्ध है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की इन्होंने बहुत आलोचना की थी, तो आपको इनकी बुक याद रखनी है। और ये इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। उभरता हुआ राष्ट्रवाद, इसमें है हम निरस्त करना का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, हटा देना। वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, उसको कहते हैं निरस्त करना। देखिए जो भारतीय लोग थे उनकी मांग ये थी कि भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए थी। पहले जो सिविल सेवक होते थे, जो आज के DM कलेक्टर हैं, इसके लिए केवल 18 साल एज थी और पेपर जो है केवल लंदन में होता था। तो हम लोगों की मांगे थी भारतीयों की कि इसका भारतीयकरण किया जाए, भारतीयों को भी इसमें मौका दिया जाए और जो पेपर है वो लंदन में ना होकर इंडिया में करवाया जाए। ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों को नौकरी दी जाए, जिससे हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन मिल सके। लेकिन अंग्रेज ये कहते थे कि भारतीयों को जो है इतने उच्च पद नहीं दिए जा सकते हैं। भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति जो होगी, जब हम लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे तो हमारी धन संपत्ति भी यही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, जो कि आपको पता है 1878 में अंग्रेजों ने निरस्त कर दिया था, ठीक है, लागू किया जाए दोबारा से। और ये जो है अंग्रेज बहुत लगान लेते थे भारतीय लोगों से, हम लोगों से। गरीबी और अकाल इसी के कारण पड़ रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाए, जिससे यहाँ के किसान की पैदावार बढ़ सके। आगे है कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना चाहिए, लेकिन जो अंग्रेज थे वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे। अब शुरुआत होती है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल करने लगे थे। अब देखिए बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में 3 लोग मैंने बताए थे, पाल, बाल, लाल। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा जे लोग कहते थे, जे लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के नेता थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति जो ये कर रहे थे कांग्रेसी नरम दल वाले, इनके लिए इन्होंने बहुत आलोचना इनकी की और कहा हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है, भीख में नहीं मांगनी है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आगे 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये कहा था कि ये प्रशासनिक रूप से बहुत असुविधा होती, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रदेश है, लेकिन उनके इरादे ये थे कि भारतीयों को अलग अलग कर देना, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल।
इसके आगे ये यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी बैठे हुए हैं। फिर भारतीयों ने कहा कि हम भारतीय चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसी के विरोध के लिए, विरोध दर्शाने के लिए कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, इसके लिए भारतीयों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वदेशी आंदोलन। स्व माने अपने, देश के लिए चलाया गया आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक का जो फोटो है, तिलक के संपादन से निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा कट्टर आलोचक था। तब आपको इनके जे अखबार का नाम याद रखना है, केसरी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, जिसका बुक का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एग्जैक्ट नाम बताना। जे देखिए हमारे भारतीय लोग हैं, उस समय का फोटो हो जे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हो रहे थे। ये बंगाल का फोटो है, कलकत्ता जिसे इस समय। आगे बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन आएगा, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना गया था? उसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। कोई नया चीज़ नहीं है वंदे मातरम आंदोलन। ये किसका नाम है? स्वतंत्र जो स्वाधीनता आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, उसी का एक अन्य नाम था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। उनमें कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और भी लोग थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों ने एक समूह का निर्माण किया, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जो ढाका इसमें बांग्लादेश की राजधानी है। अलग निर्वाचन की व्यवस्था की 1906 में सरकार ने यह मांग मान ली थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अपने काम का है इधर देखिए, ये लाला लाजपत राय जी बैठे हुए हैं। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। भाई याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी थे, और ये आर्य समाज के प्रमुख सदस्य भी रहे थे। 1928 में जब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, उसी समय सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठी चलवा दी थी। उसी में इनकी डेथ हो गई थी। उसी सैंडर्स को भगत सिंह राजगुरु ने मारा था। आगे है देखिए, 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था, सूरत कहाँ है? गुजरात में। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में अलग अलग विभाजन हो गया था, संघर्ष टूट गया था। फिर दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में, नरम दल और गरम दल में फिर एकता स्थापित हुई, और अगले साल जो सम्मेलन होना था, लखनऊ सम्मेलन 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया। ये लोग भी एक हो गए, और नरम दल गरम दल भी आपस में मिल गए। दोनों संगठनों देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था। राष्ट्रवाद का उदय 1919। देखिए 1919 में सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया था, जिसके तहत किसी को भी शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्नीस सौ 17 में क्या हो गई थी? 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति से भारतीय बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयवादियों को एक नई प्रेरणा मिलने लगी कि हम लोग भी अब संघर्ष करेंगे। जब रूस में क्रांति हो सकती तो इंडिया में क्रांति क्यों नहीं होगी। अब गांधी जी आ रहे हैं, महात्मा गांधी का आगमन हो गया। महात्मा गांधी का आगमन इसी साल 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें नोट कर लें, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अवतरण हुआ, भारत में आ गए दोबारा लौटकर।
गांधी जी मात्र 46 वर्ष की उम्र में ही 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ पर इन्होंने नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ बहुत अहिंसक आंदोलन वगैरह चलाए होते हैं, इसलिए इनको सभी लोग जानते हैं, वेल नोन पर्सन होते हैं। ये देखिए ये फोटो है साउथ अफ्रीका की, इसमें ये कौन है, MK गांधी। और गांधी जी ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आंदोलन चलाया शुरुआत में, उनको आप केक करके याद रख सकते हैं, ट्रिक केक, ठीक है। केक क्या था, सी फॉर चंपारण 1917, A फॉर अहमदाबाद आंदोलन 1918, ये मार्च में चलाया गया था। और केक अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा, ठीक है। 3 आंदोलन हो गए, ई को इग्नोर कर देना। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा 3 आंदोलन इन्होंने चलाए थे। खेड़ा वाला भी 1918 में ही हुआ था। ये आंदोलन गांधी जी का द्वारा चलाए गए प्रारंभिक आंदोलन थे। आगे रॉलेट सत्याग्रह, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, जो इन्होंने शुरुआती आंदोलन चलाए थे जिनको मैंने केक के माध्यम से आपको बताया था, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इससे ही इनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई। 1918 में अहमदाबाद में उन्हें मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलन को गहराई से हम लोग समझेंगे। रॉलेट एक्ट, देखिए एक काला कानून था 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया था अंग्रेज़ों ने। इसमें ये प्रावधान किया गया था किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर सरकार उसको जेल में डाल सकती थी, उसके ऊपर मुकदमा चला सकती थी, उसको फांसी भी लगा सकती थी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की तो चलती ही नहीं थी। इसे शैतान की करतूत का नाम से भी हमारे भारतीय लोगों ने पुकारा था, ठीक है, क्योंकि ये ना वकील, ना दलील, ना अपील, सीधे जेल के अंदर। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया कि सत्याग्रह होना चाहिए। इसी का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस के रूप में, अपमान या याचना के रूप में दिवस मनाया गया था, ठीक है। 6 अप्रैल तक हम आ गए। अब ध्यान कीजिए 6 अप्रैल के बाद फिर कितनी अप्रैल आई थी, फिर धीरे धीरे 13 अप्रैल 1919, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के गोलियों के निशान हैं, यहीं पर गोली चलवाई गई थी। इसकी पूरी जानकारी करते हैं। 13 अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। जितने जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, एक कुत्ता नाम का एक जनरल डायर था, इस साले ने गोली चलवा दी थी हमारे भारतीय लोगों पर, ठीक है, तो इसका नाम मत भूलना। जिसमें 79 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, बहुत सारे लोग मारे गए थे, लाशें भर गई थी, ठीक है। कुआं था एक, तो कुआं पूरा भर गया था लाशों से। दिन था 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। इसी के गुस्से के चलते नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी त्याग दी थी। इमोशंस जागृत हो जग जाते हैं बिल्कुल जब पढ़ते हैं। नाइटहुड क्या था, नाइटहुड की एक उपाधि दी जाती थी राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता या जनसेवा के लिए। किसको दी गई थी, ये दी गई रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने क्यों लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, ठीक है, विरोध को दर्शाने के लिए कि हम बहुत आहित हैं। अब हमारा है खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। यहाँ से शुरू करते हैं। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा का बहुत सख्ती से सख्त संधि उस पर ऊपर हो दी थी। कुल मिला के खलीफा का पद ही समाप्त कर डाला था तुर्की, जिसको आज में तुर्कीये कहते हैं। और तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी समय हुआ था, इसीलिए मुसलमान और हिंदू एकता एक हो गई। और हिंदुओं ने, कांग्रेस ने जो खिलाफत आंदोलन था इसका समर्थन किया। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, अली बंधु थे। कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों भाइयों का नाम याद रखना, ये सगे भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली।
अली बंधु, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत अपनी छोड़ दी थी। और विदेशी कपड़े नहीं, वो तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। आगे इसमें क्या है, लोगों की पहल। अब देखिए यहाँ इसको कर लेते हैं हम। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किया। वनों के लिए किया सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का मतलब होता है सत्याग्रह। देखिए ऐसे इसको तोड़ते हैं, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य दो शब्दों से मिलकर बना, सत्य प्लस आग्रह। सत्य माने सत्य, ट्रुथ, और आग्रह माने याचना करना, मांगना। ठीक है, सत्य के पथ पर आके किसी चीज़ को मांगना, उसको कहते हैं सत्याग्रह। ये शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। घेराबंदी का मतलब होता है किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता के गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। गांधी महाराज की जय के नारे वारे लगे। गांधी राज का इस्कान किया जाने लगा। गांधी जी को लोग भगवान की तरह मानने लगे थे कि केवल एक ही व्यक्ति इस भारत में ऐसा है जो भारत को आज़ादी दिला सकता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी को देखिए, इस चित्र में देखिए कृष्ण जी जो हैं वो रथ पर बैठे हैं और महात्मा गांधी इस रथ को हाँकने वाले हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय नेता हैं, मतलब जो गांधी जी थे, वो सभी को नेतृत्व कर रहे थे। और उनका मंदिर कौन था? स्वराज मंदिर, की हमें अपना शासन चाहिए, सेल्फ रूल, किसी दूसरे का रूल नहीं। जनता के महात्मा बन गए थे। उन्नीस 1929 की घटना है। अब असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, हिंसा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। ठीक, अहिंसक थे। मतलब 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के थाने में, जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला के मार दिया गया था। इसमें बहुत सारे हमारे भारतीय भी थे। ठीक है, इससे आहत हो गए थे महात्मा गांधी और इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। जैन चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास स्वतंत्र आंदोलन में चित्तरंजन दास मुख्य नेता थे। वे पूर्वी बंगाल में वकील असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। इनके बारे में हमको पढ़ लेना है। अब आते हैं, देखिए जो उसी समय का फोटो है, साइमन गो बैक, जो लिखा साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहानी थी, साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी सरकार ने लॉर्ड साइमन, लॉर्ड हटाओ काहे के लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा गया। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। ये मजे वाली बात देखो, भारत की राजनीति का फैसला करेंगे अंग्रेज, और जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, याद रखना। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के साथ भारत में तो प्रदर्शनकारी उसका प्रदर्शनों के साथ उसका स्वागत किया, प्रदर्शन के साथ। ठीक है, नारा था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी सैंडर्स ने गोली चलवाई थी, जिसमें कि
इनकी मृत्यु मतलब लाठियाँ चलवाई थी जिससे चोट ज़्यादा लगी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब एक लाहौर अधिवेशन देखिए, पढ़ा है हम लोगों ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रावी नदी के तट पर लाहौर में। इस प्रस्ताव में आधार पर यह निश्चित किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के कारण जो संविधान है जो बनकर पहले ही तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी पवित्र दिन को, क्योंकि इसके लिए 1930 में झंडा इस दिन फहरा दिया था, स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। अब हम भगत सिंह से स्टार्ट करते हैं, भगत सिंह के बारे में जानते हैं। देखिए, भगत सिंह ने जो बम फेंका था उसका इरादा किसी को मारना नहीं था, केवल उसका इरादा था कि इन बहरों को सुनाना, इंकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन, अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटाला, अब ये फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है वो आप बताना, ठीक है। इसका नाम फिलहाल बदल गया है फिरोज शाह कोटाला का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। फिर आगे क्या हुआ, अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने बाद में पर्चे भी फेंके थे। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना कि तुम मेरा शोषण कर रहे हो भारतीयों का। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 23 साल का बच्चा था, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब फांसी पर इनको लटका दिया गया था। ऐसे लोगों ने बलिदान दिया तब हमको स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। जो लोग कहते हैं भीख में मिली। देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं डांडी मार्च। डांडी के लिए मार्च। डांडी एक जगह है, ठीक है, जो समुद्र के तट पर है, कहाँ, गुजरात में। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं है, इसके लिए भारतीयों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक, अंग्रेज़ों ने नमक पर भी जो है टैक्स लगा दिया था बहुत ज़्यादा। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार हो गया था। इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो साबरमती आश्रम था वहाँ से डांडी के लिए पैदल यात्रा निकाली थी। इनके 78 सहयोगी इनके साथ थे। गांधी जी ने टोटल 240 किलोमीटर की दूरी चली थी। वहाँ तट पर उन्होंने नमक इकट्ठा करते हुए नमक का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। देखिए, ये उसी समय की फ़ोटो है। ये गांधी जी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना करते, मतलब अवज्ञा करते हुए डांडी 6 अप्रैल 1930। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ में कौन सा अंग्रेज था जो फोटो खींच रहा था, ठीक है, तो उसका नाम था बेब मिलर। बेब मिलर नाम का अंग्रेज था जो फोटोग्राफी कर रहा था, जो फ़ोटो खींच रहा था। बेब मिलर है, ठीक है। जे अम्माबाई, महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, आंदोलन में सहयोग किया था महिलाओं ने भी। पहले
जो महात्मा गांधी जी थे वो इसके सहयोग में नहीं थे कि महिलाएं पार्टिसिपेट करें। देखिए ये लिखा है। जो डांडी मार्च हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन बाद में महिलाएं घर से निकली और इन्होंने बहुत अपना सहयोग दिया। ये प्रांतीय चुनाव है वो नहीं है। देखिए ये सरोजिनी नायडू हैं, महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 1920 के दशक शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 का अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने की थी। देखिए ये हमारे भारतीय लोग पड़े हुए हैं और जो मक्कार गद्दार खड़े हुए हैं, ये अंग्रेज़, ये हमारे भारतीय लोग ऐसे मारा गया पीटा गया तब हमको कहीं आज़ादी मिली जाके। ये हमारे भाई बंधु हैं। देखिए जी उसी समय का फ़ोटो है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी की हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों ज़्यादा मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम पढ़ते सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सभी के बारे में इसमें है चैप्टर में। देखिए इन्होंने क्या क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने। समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के आदर्शों में विश्वास रखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? तो नहीं थे, क्योंकि जबकि उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा था सबसे पहली बार? वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनवरी 1941 में वो भारत छोड़कर चले गए और उन्होंने जर्मनी के रास्ते जाते हुए सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल इसमें किस प्रदेश की राजधानी है और कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना, की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहा क्योंकि इसमें भारतीयों ने इनका कोई भी साथ नहीं दिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था या तो करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतीयों से कहा या तो करो या मर जाओ, डू और डाई, इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए क्या क्या हुआ था। 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इतने पर भी अंग्रेज ना रुके तो उन्होंने हवाई जहाज़ से भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे कि हवाई हमले कर दो इनके ऊपर, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता और विभाजन की अब हम बात करेंगे। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम उत्तर मुस्लिम क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया था, ये बात ध्यान रखना। ये अलग अलग लोग हैं, इनके बारे में हमको जानना है। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली, माँ अरब, ये हमको नहीं ध्यान रखना, हमको ये याद रखना है मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे और जो जिन्ना का द्विराष्ट्र का सिद्धांत था कि हमको 2 राष्ट्र बनाने हैं, एक हिंदुओं के लिए एक मुसलमानों के लिए, उसके भी एक सख्त खिलाफ थे। कौन? मौलाना आज़ाद। ये श्री राजगोपालाचारी जी हैं, श्री राजगोपालाचार्य। अब ऐसे एक एक फोटो से क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं देखिए। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता, क्वेश्चन है दक्षिण में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी।
1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके सदस्य वे थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता। इन्हीं के नाम पर भारत का जो सबसे पहला जो बनाया गया था नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है राजा जी नेशनल पार्क। ये श्री राजगोपालाचारी जी मोहम्मद अली जिन्ना हैं, गांधी जी पीछे इनके खड़े हुए हैं। देखिए महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944, इनको पढ़ लिया करो, इनसे क्वेश्चन बना देते हैं। 1920 तक हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन में रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौते में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और फिर उधर चले गए। अब वे पाकिस्तान की स्थापना के जो सक्रिय सदस्य बन गए थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको याद रखना है। 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ता में प्रमुख ये व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नादियाड गुजरात में एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार में हुआ था। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। 1931 में कराची, ठीक है, कराची में थे ये अध्यक्ष, जहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात करते हुए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, खान अब्दुल गफ्फार कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान ये हैं, ये महात्मा गांधी हैं, ये अरुणा आसिफ अली हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ठीक है, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में ले रहे थे। मार्च 1900 से गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनका जो दल था उसका नाम था खुदाई खिदमत गार। इन्होंने संगठन की स्थापना की थी, जिसके लोग लाल लाल कुर्ती पहनते थे, ठीक है, कुर्ती पहले पहनी जाती थी, ठीक है। तो इसी इनके लिए इनके दल के सदस्यों को लाल कुर्ती दल भी कहते थे। क्या कहते थे? लाल कुर्ती दल। ये उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के भी सख्त खिलाफ थे, ठीक है, ये भी एक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। 1947 में इन्होंने कांग्रेस से असहमति जताई, क्योंकि ये एक राष्ट्र के पक्ष में थे। ये फिर हिंसा भड़क गई थी। इसके लिए मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको या तो तुम पाकिस्तान तो, नहीं तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, जिसके तहत हिंसा भड़की। हिंसा में लाखों लोग मारे गए, बहुत से बेघर हो गए और शरणार्थी हो गए। ये उसी समय की फ़ोटो है। ऐसे बेचारे खाने पीने के इंतज़ार में बैठे हैं। सरदार मिल्खा सिंह भी इन्हीं में से एक थे, ऐसे आए थे। बस इतना ही हमारा चैप्टर था। मेन चीज़ थी वो हमने बता दी है। इस क्लास को एक नहीं 2 बार देख लें, मेन चीज़ लिख लें, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी क्लास इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं।